एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हुआंग सीबो को, जो कि यहाँ पे चुपके से ऑफिस में आया होता है। पर यहाँ पे बोंगशू से देख लेता है और उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये इतना अर्जेंटली नहीं है, तुम्हें हमेशा ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही सीक्रेटली आने की जरूरत है। ये इसे कहता है कि मिस्टर पे ने जो मुझे टाइम दिया है वो मुझे फिट नहीं बैठ रही है, इसी वजह से मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है ताकि मैं अपने काम को कंप्लीट कर सकूं। पर बोंगशू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर वे ऐसी रोकी सी मिस्टेक करेंगे। तो ये इसे कहता है कि ये सब छोड़ो, मेरा प्रपोजल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इसमें क्या फ्लो और क्या नहीं, और ये कितना बढ़िया बना है। बोंगशू फिर यहाँ पे इसे काफी सारे बातें बताने लग जाता है जो कि इसके सर के ऊपर से निकल रही होती है। इसे कुछ समझ नहीं आता जो भी बोंगशू से समझाता है और इस वजह से बोंगशू से दोबारा बताने के लिए कहता है। बोंगशू फिर इसे बताता है कि मैं अब तुम्हें एक सिमिलर गेम दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे जैसे ही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं मायंग इन दोनों को ओवर टाइम करते हुए देख लेता है। हमें फिर कॉलेज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ मायंग और कुआन एक जगह बैठे होते हैं और क्लास ले रहे होते हैं। पर तभी कुआन को यहाँ पे मैसेज आता है जो कि यहाँ होता है सीबो का, जो कि इसे बताता है कि इसने गेम के फ्रेमवर्क को कंप्लीट कर दिया है, अब बस उसके अप्रूवल की जरूरत है। कुआन ये सब देख के सोचता है कि इसने तो सबको ओवर टाइम करने के लिए मना किया है, पर आखिरकार ये सब इतनी जल्दी इस काम को कैसे कंप्लीट कर दे रहे हैं। ये फिर सोचता है कि अगर फ्रेमवर्क बढ़िया बन गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तब यहाँ पे मायंग इसे बताता है कि हुआंग सीबू जो है वो ओवर टाइम कर रहा है और इसकी बात सुन के कुआन गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे हुआंग सीबू से बात करने के लिए जाने लग जाता है। पर यहाँ पे तभी मायंग इसे बताता है कि वो यहाँ पे ऑफिस का कंप्यूटर गेम खेलने के लिए यूज कर रहा है। तो ये दोनों वापस आ जाते हैं क्योंकि इसमें कुआन का ही फायदा है। कुआन फिर सीबू को मैसेज करके कुछ चीजों की परमिशन दे देता है और उसी के साथ वो यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा चेंज करने के लिए भी कहता है। तभी मायंग इसे कहता है कि वो लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, हमें मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पर कुआन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गेमिंग इनके कंपनी का काम का एक हिस्सा है। वहीं पे हम देखते हैं ऑफिस के यहाँ पे जहाँ पे सीबो सबको बताता है कि कुआन रेडी हो गया ओवर टाइम के लिए, इसी वजह से अब ये रात भर काम कर सकते हैं और इन्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कुआन यहाँ पे इन्हें यहाँ रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सब फिर यहाँ पे ओवर टाइम करने लग जाते हैं और जिन चीजों के बारे में इन्हें समझ नहीं आता है ये यहाँ पे बोंगशू या फिर हुआंग सीबो से पूछते हैं। वहीं पे हमें कुआन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि पुराने गेम से इसके पर्सनल एसेट भी बढ़ गए हैं और उसी के साथ यहाँ पे इसके जो फंड है वो भी बढ़ चुके हैं और इसे 73 डेज में इसे खत्म करना है। तभी रिचेस इसके सामने आ जाता है जो कि इसे बताता है कि 22 युआन यहाँ पे इसके पर्सनल एसेट से काट दे गए क्योंकि इसने बतख खरीदा है। ये सोचता है कि आखिरकार ये इतने सारे पैसे को कैसे खर्च करे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मायंग आ जाता है तो कुआन से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। मायंग इसे बताता है कि हुआंग सीबो ने सबको यहाँ पे ओवर टाइम गेम खेलने में लगा दिया है और अगर ऐसे ही चलते रहा तो यहाँ पे ये लोग रात भर गेम खेल के दिन में काम नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये लोग अपने गेम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह सुन के कुआन को आइडिया आ जाता है कि आखिरकार वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। ये फिर से बताता है कि एम्प्लॉय अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करे इनके कंपनी के लिए और एक एम्प्लॉयर और बॉस के तौर पर इन्हें उन्हें यहाँ पे ओवर टाइम देना चाहिए क्योंकि वो इनकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उनके हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। इसी वजह से ये उन्हें ओवर टाइम देना चाहता है। मायंग इसकी बातों से पिघल जाता है और कहता है कि तुम सचमुच काफी अच्छे इंसान हो कुआन। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सीबू कुआन को बताता है कि वो प्रोजेक्ट प्रपोजल कंप्लीट कर चुका है, अब उसके अप्रूवल की जरूरत है। पर ये सोच रहा होता है ये तो मेरी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट से भी काफी ज्यादा हार्ड है, आखिरकार मैं क्या करूँ। कुआन फिर से कहता है कि इस बारे में मैं काफी समय से सोच रहा था और इसी वजह से मैं तुम्हें फुल क्रिएटिविटी कंट्रोल देता हूँ। पर ये इसे कहता है कि उसके बाद भी आपको गेम का टाइटल तो डिसाइड करना ही होगा ना। पर ये इसे कहता है कि इस बारे में चिंता मत करो, वो हम आराम से सोचेंगे, अभी तुम्हें यहाँ पे कैफेटेरिया में जाके लंच कर लेना चाहिए। वहीं पे हम देखते कैफेटेरिया के यहाँ पे जहाँ पे मायंग इनके लिए काफी सारा खाना ला चुका होता है। मायंग इन सबको बताता है कि आज से इन सभी के लिए यहाँ पे फ्री लंच होगा, इन्हें किसी चीज के लिए भी पे करने की कोई जरूरत नहीं है और उसी के साथ इन्होंने यहाँ पे इनके लिए जिम ट्रेनर्स भी हायर किए जो कि यहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग देंगे। पर यहाँ पे सी वो लिन वान को कह रहा होता है कि मुझे पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो ये से पूछती कि आखिरकार ऐसा क्यों। ये इसे कहता है कि मैंने आज तक किसी बॉस को इतना दरिया दिल होते हुए नहीं देखा है, वो हमें इतनी सारी चीजें दे रहे हैं जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। तो ये इसे कहती है कि वो इसलिए ताकि हम अपने काम पे फोकस कर सके और हमारी हेल्थ भी बढ़िया रहे, जिससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। इसी वजह से कुआन ये सब कर रहा है। इसकी ये बात सुन के सीबो इसे कहता है कि सचमुच तुम्हारा और पे का माइंड बिल्कुल सेम टू सेम है। इसकी ये बात सुन के लिन वान कुआन के सपने देखने लग जाती है, पर ये किसी तरह से होश में लाता और कहता है कि कुआन ने जब हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम ओवर टाइम करके उसकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे, हम इतना ज्यादा काम करेंगे जिससे वो इम्प्रेस हो जाएगा। तभी इनके फोन में एक मैसेज आता है जो कि कुआन ने भेजा होता है। इसमें ओवर टाइम के इन्हें पैसे
दिए गए होते हैं। और इस बारे में बात करने के लिए लिनवान यहाँ पे जाती है। वो इसे कहता है कि अब ओवर टाइम करना बंद नहीं है, पर मैं हर घंटे के हिसाब से अब तुम्हें ओवर टाइम के पैसे दूंगा। यहाँ पे लिनवान इसे कहते हैं कि इसकी इन्हें कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से इसके ऑफर को रिजेक्ट करना चाहते हैं। पर क्वान सोचता है कि आखिरकार इनकी प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार कौन ओवर टाइम पेमेंट को रिजेक्ट करता है। ये फिर से कहता है कि तुम मेरे से टोकन ऑफ अप्रिशिएशन समझ सकते हो। लिनवान फिर बाहर आ जाती है, जहाँ पे सभी लोग इसे पूछते हैं क्या उसके ऑफर को इसने रिजेक्ट कर दिया। ये इसे कहती कि नहीं, इसने उसके ऑफर को रिजेक्ट करने की काफी कोशिश की पर वो नहीं कर पाई। तो ये लोग सोचते कि सचमुच इनका बॉस पे क्वान कितना अच्छा इंसान है, वो अब इन्हें ओवर टाइम के भी पैसे दे रहा है। तभी बोंगशू इन सबको कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार हम सबके साथ प्रॉब्लम क्या है। हमारे शेड्यूल में हम गेमिंग टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे और मुझे पता है कि हमारे ऊपर पे बिल्कुल भरोसा करता है, इसी वजह से मैं उसके भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता। हम लगातार काम करेंगे। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान बोंगशू को अपने ऑफिस के यहाँ पे बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें बिल और मटेरियल को देख के क्या लग रहा है। ये इसे कहता है कि अब तक हमारे कंपनी ने टोटल 6,70,000 युआन खर्च कर दिए। हमारे खर्च को बारीकी से मॉनिटर किया गया है, इसी वजह से हमारे यहाँ पे ज्यादा खर्च नहीं हुए और मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। हमने कहीं पे भी पैसे वेस्ट नहीं किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। पर क्वान इसे कहता है कि ये कैसी अच्छी बात हो सकती है, एक अच्छा गेम बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। और बोंगशू कहता है कि मेरे हिसाब से इतने पैसे काफी एक अच्छा गेम बनाने के लिए। ये इसे कहता है क्या तुम भूल गए कि आखिरकार तुम किस वजह से गेम बनाना चाहते हो। इतना अमाउंट काफी नहीं है एक गेम को डेवलप करने में, एक बढ़िया से गेम को डेवलप करने में, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा गेम बनाने के लिए तुम हमारे बजट को डबल कर दो। ये इसे कहता है कि ठीक है, आज से हम किसी भी सर्वर को रेंट पे नहीं लेंगे, उसके जगह हम पूरा का पूरा सर्वर ही खरीद लेंगे, जो कि कॉस्टली होगा पर इससे हम एक अच्छा गेम बना पाएंगे। क्वान सोचता है ये तो काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, अब मजे आने वाले क्योंकि मैं अपने सारे पैसे खर्च करने वाला हूँ। क्वान फिर से कहता है कि गेम लॉन्च होने के बाद हम सर्वर्स खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, और उसी के साथ वो इसे ये भी कहता है कि बजट कम है तो वो उसे बढ़ा सकते हैं, पर ये अपने सपनों को लिमिट ना दे। सीन फिर जाता है फायर स्काई स्टूडियो के बॉस के यहाँ पे, जहाँ पे वो एक आदमी से बात कर रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है वो किसी भी हाल में टेंगडा कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो आदमी उसे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका दुश्मन है वो उसकी कंपनी का भी दुश्मन है। तभी इसका सेक्रेटरी से बताता है कि टेंगडा कंपनी के एम्प्लॉयज काम पे रखने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें गेमिंग डेवलपमेंट में से कुछ भी नहीं आता। ये इसे कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, वो बस चाहता है कि वो किसी भी हाल में टेंगडा कंपनी की डिस्ट्रॉय कर दे, इसी वजह से वो सभी के सभी एम्प्लॉयज को खरीद ले। वही हमें फिर बोंगशू को दिखाया जाता है, जो कि 1% शूट से रिलेटेड गेम्स को देख रहा होता है, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी और भी अलग अलग गेम्स होते हैं। यहाँ पे इसे पता चलता है कि लोग यहाँ पे इन गेम को खेलने के लिए मरे जा रहे होते हैं, और इसी वजह से कंपनी भी यहाँ पे काफी सारे पैसे लगाती है और वो यहाँ पे टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करती है, और इसी वजह से ये गेम इतने ज्यादा पॉपुलर होते हैं। उतने में यहाँ पे सीबू आ जाता है, जो कि इसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। ये इसे बताता है वो काम से रिलेटेड वीडियोस को देख रहा है। सीबू से पूछता है कि आखिरकार वो उन डॉक्यूमेंट्स को कब वो प्रूव करेगा जो उसने पहले दे रखे थे, ताकि अपने काम को कंप्लीट कर सके। ये इसे कहता है ये वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से अभी थोड़ा बिजी है। उतने में यहाँ पे एक और लड़का आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उतने में यहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करना पड़ेगा ताकि हम काम कर सके। धीरे धीरे करके यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि बोंगशू से अलग अलग सवाल पूछने लग जाते हैं, और बोंगशू को इस प्रेशर की कभी भी आदत नहीं थी, इसी वजह से उसका सर दर्द होने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे सीबू से कहते हैं कि तुमने मेरी काफी मदद की थी गेमिंग डिजाइन से रिलेटेड, तो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये फिर सभी एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद यहाँ पे इन सभी को एक अनजान कंपनी से कॉल होता है, और ये और कोई कंपनी नहीं, ये फायर स्काई कंपनी होती है। सीन फिर क्वान की तरफ जाता है, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में होता है और अपने क्लास को अटेंड कर रहा होता है। पर तभी इसे यहाँ पे मायंक का कॉल आता है, जो कि आज यूनिवर्सिटी में नहीं आया होता है। ये उससे पूछता है कि आखिरकार वो यूनिवर्सिटी में आज क्यों नहीं आया। पर मायंक इसे बताता है कि इसके लिए एक बुरी खबर है, वो ये है कि फायर स्काई स्टूडियो इलीगली इनके एम्प्लॉयज को खरीद रहा है। इसकी ये बात सुन के ये तुरंत यहाँ से भाग जाता है, और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू होती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनते रहते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए। और हाँ गाइज, ये कहानी जल्दी खत्म होने वाली है, तो गाइज प्लीज जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक इस कहानी को शेयर करो, क्योंकि ये नई एनिमी है और इसे बूस्ट देना जरूरी है। तब जाके मैं और भी नए एनिमीज लाते रहूंगा चैनल पे। जाते हुए सिर्फ इतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बड़े होंगे। अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को विजिट नहीं किया तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी मैं वीडियोस डालते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।